Hello students, welcome to our online chemistry class. स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर सेकंड जिसमें आज हम लोग वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ने वाले हैं। वेपर प्रेशर क्या होता है, आइए जानते हैं इस वीडियो से। अगर आप यहाँ पर देखें इस फिगर में, जो कोई एक बर्तन है जिसमें लिक्विड फॉर्म में अगर कोई सॉल्यूशन रखा हुआ है। लिक्विड में जैसा कि आपको पता है कि मॉलिक्यूल्स काफ़ी नज़दीक होते हैं एक दूसरे के। देख सकते हैं ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं जो रेड कलर से डिनोट किए गए हैं। इसके अलावा जब ये वेपर में कन्वर्ट होते हैं तो यहाँ से मान लीजिए आधा बर्तन जो है लिक्विड से भरा हुआ है और उससे बाहर जो है कुछ वेपर्स इस तरह से बाहर जा रहे हैं, यानी कि अपनी स्टेट को चेंज कर रहे हैं। तो ये जो वेपर्स हैं वो कुछ वेपर्स अंदर की तरफ आते हैं, कुछ वेपर्स लिक्विड से बाहर भी जाते हैं। तो वेपर प्रेशर की अगर हम लोग बात करें तो वेपर प्रेशर आपका क्या होता है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर अबव द लिक्विड सरफेस in equilibrium with the liquid at a given temperature is called vapor pressure। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि वेपर प्रेशर वो प्रेशर होता है जो कि वेपर्स के द्वारा, मान लीजिए कि ये लिक्विड और वेपर के बीच की बाउंड्री है। तो ये जो वेपर्स जो लिक्विड से बाहर हैं वो जिस प्रेशर के साथ, यानी कि जो प्रेशर वो इस लिक्विड पर लगा रहे हैं, लिक्विड की सरफेस पर लगा रहे हैं एक निश्चित टेम्परेचर पर, इसी प्रेशर को बोला जाता है वेपर प्रेशर। यानी वेपर के द्वारा लिक्विड सरफेस पर लगाया जाने वाला प्रेशर आपका वेपर प्रेशर कहलाता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि वेपर प्रेशर क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो वेपर्स हैं ये लिक्विड सरफेस के ऊपर जो प्रेशर लगा रहे हैं वही आपका वेपर प्रेशर कहलाता है। आइए आगे बात करते हैं, ये जो वेपर प्रेशर है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। वेपर प्रेशर, तो ये जो वेपर प्रेशर है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, आइए जानते हैं। तो वेपर प्रेशर स्टूडेंट्स डिपेंड करता है नेचर ऑफ द लिक्विड, यानी लिक्विड का नेचर कैसा है उस पर डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो दो फैक्टर्स हैं जिन पर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। पहला है आपका नेचर ऑफ द लिक्विड, यानी जो लिक्विड हमने यूज़ किया है उसका नेचर क्या है। दूसरा जो हमने गिवन टेम्परेचर है, यानी किस टेम्परेचर पर हमने इनको रखा हुआ है। जितने भी लिक्विड है सबका जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अलग होते हैं। आपको पता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से जोड़े रखती हैं। कंसीडर करें कि ये लिक्विड है, एक ग्लास में हमने जो है लिक्विड भरा हुआ है, तो अलग अलग लिक्विड की जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगी, इनके मॉलिक्यूल्स को जोड़ने वाली जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो सारे लिक्विड की अलग अलग होंगी। जैसे वाटर की अलग होगी, अल्कोहल की अलग होगी। जितने भी लिक्विड होंगे सबकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अलग होगी। इस वजह से क्या होगा, जिन लिक्विड की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होगी, यानी कि जो इनको जोड़ने वाली फोर्स जिन लिक्विड में कम होगी, वो लिक्विड जल्दी से क्या होंगे, वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जब वेपर बढ़ेंगे, जब वेपर की संख्या बढ़ेगी तो वेपर की जो मेजॉरिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से इनसे लगने वाला प्रेशर भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि जो लिक्विड जिनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काफ़ी कम होती है तो वो क्या होंगे, आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। और वेपर की जब संख्या बढ़ेगी,
वेपर मॉलिक्यूल्स की संख्या अगर बढ़ेगी तो उनसे लगने वाला प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। आई होप आपको ये पहला पॉइंट नेचर पे कैसे डिपेंड करता है वो समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है वेपर प्रेशर पर, उसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं। जो वेपर प्रेशर होगा लिक्विड का, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे वेपर प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये भी बड़ा आसान है ये चीज़ समझना। जब हम इस लिक्विड का टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं तब क्या होगा, ये लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट होगा एक निश्चित टेम्परेचर पर। एक बॉइलिंग पॉइंट जो इसका निश्चित होगा लिक्विड का, उस बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचते ही ये लिक्विड क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो वैसे वैसे क्या होगा, लिक्विड ही वेपर में कन्वर्ट होता जाएगा। और वेपर्स अगर बढ़ेंगे, जैसा कि हमने पहले भी नेचर में भी समझा था, अगर वेपर्स की संख्या बढ़ रही है तो क्या होगा, अल्टीमेटली उनसे लगने वाला प्रेशर भी, जो लिक्विड सरफेस पर उनसे लगने वाला प्रेशर है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर के। मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत किसी भी टॉपिक में नहीं होगी। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, एक इम्पॉर्टेंट लॉ आती है जो कि आपके टॉपिक में दी गई है। इसका नाम है रूल्स लॉ। अगर हम इस रूल्स लॉ के बारे में जानें उससे पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में हेनरीज लॉ के बारे में समझाया था। हेनरीज लॉ का ही एक एडवांस वर्जन है ये रूलेट्स लॉ। रूलेट्स लॉ स्पेशली जो है वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं, यानी कि ये स्पेशली जो है उन केसेस में अप्लाई होती है जहाँ पर हमारा जो लिक्विड होगा, जो सॉल्यूशन होगा वो वोलेटाइल होगा। वोलेटाइल यानी कि जिस तरह से सैनिटाइज़र होता है, आप हाथ पर डालते हैं थोड़ी देर बाद वो सैनिटाइज़र अपने आप एटमॉस्फेयर में गायब हो जाता है। तो ऐसे जो सॉल्यूशन होते हैं वो आपके वॉलेटाइल सॉल्यूशन कहलाते हैं। उन्हीं वॉलेटाइल सॉल्यूशंस को स्टडी करने के लिए रूल्स लॉ काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होती है। तो रूल्स लॉ क्या है, एक एडवांस वर्जन है आपका हेनरीज लॉ का। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। आइए अब जानते हैं कि ये रूलेट्स लॉ होती क्या है। चलिए देखते हैं। Rule's law states that for a solution of a volatile liquid, the partial pressure of each component in solution is directly proportional to its mole fraction. वही बात यहाँ पर भी कही गई है जो कि हेनरीज लॉ में कहा गया था। वही यहाँ पर भी बताया है कि अगर कोई एक सॉल्यूशन है जो कि कैसा है, वोलेटाइल है, यानी कि वो कुछ समय बाद अपने आप एटमॉस्फेयर में क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। उसका जो पार्शियल प्रेशर होगा उसमें मान लीजिए कि दो कंपोनेंट से कोई सॉल्यूशन बना है, एक होगा सॉल्यूट और दूसरा होगा सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट में हर एक कंपोनेंट की अगर बात करें तो जो पार्शियल प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उन कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन के रिस्पेक्ट में। तो पार्शियल प्रेशर को अगर हम पी से डिनोट करते हैं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगा उस कंपोनेंट से जिन कंपोनेंट से मिलकर ये सॉल्यूशन बना है। अगर हम सॉल्यूट की बात करें तो हमने सॉल्यूट कोई एक हमने मान लिया, हमने ए सॉल्यूट लिया है और बी सॉल्वेंट लिया है। तो जैसा कि इस लॉ के अकॉर्डिंग हम मान सकते हैं जो आपका पार्शियल प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर जो होगा पार्शियल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका मोल फ्रैक्शन की। तो उसी को जो है यहाँ पर, इसी लॉ को जो है
न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया गया है, जहाँ पर हमने क्या किया है, दो वोलेटाइल कंपोनेंट्स, दो वोलेटाइल जो है लिक्विड हमने लिए हैं, एक का हमने मोल फ्रैक्शन x1 माना है और दूसरे का हमने माना है x2। अब आगे क्या होता है इस केस में, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जैसा कि हमने वेपर प्रेशर में पढ़ा था कि ये हमेशा एक निश्चित टेम्परेचर पर एक्ट करता है, अलग अलग टेम्परेचर पर जो है आपका वेपर प्रेशर अलग अलग शो होगा। तो वहीं अगर बात करें, जो इनका वेपर प्रेशर होगा वो प्योर स्टेट में होगा P1 नॉट और P2 नॉट, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब वुलेट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, किसी भी एक कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके मोल फ्रैक्शन से। मोल फ्रैक्शन को हम लोग x से डिनोट करते आए हैं। अगर 1 के लिए बात करें तो फर्स्ट कंपोनेंट के लिए x1 और सेकंड के लिए x2। इस तरह से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जैसे ही हम प्रोपोर्शनल दूसरे कंपोनेंट के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं P2 इक्वल टू P2 नॉट x2, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जैसा कि रूलेट्स लॉ में बताया गया, बस उसको यहाँ पर न्यूमेरिकली जो है एक्सप्रेस किया गया है और इसमें कुछ खास नहीं है। सिंपली आप इतना देख लें कि जो आपका रूलेट्स लॉ में यही बताया गया कि जो पार्शियल प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट। अगर दो कंपोनेंट से मिलके बना है ए और बी से, तो ये जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। इसके अलावा दूसरे कंपोनेंट के भी ये प्रोपोर्शनल होगा, तो इसको हम लोग पी प्रोपोर्शनल एक्स बी भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत। पहले के लिए पार्शियल प्रेशर P1 और दूसरे के लिए पार्शियल प्रेशर P2, इसमें आपको कोई समस्या कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।